ये वीडियो मेरी कोहिनूर सीरीज का एपिसोड नंबर 7 है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नादिर शाह, जिसने आके भारत में दिल्ली को लूटा था और कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन साथ में लेके चला गया था, उसका फिर मर्डर हो गया और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली को कोहिनूर और तैमूर रूबी अब उसके हाथ में आ गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब्दाली ने जो ये डायमंड हासिल किया था, उसके चंगुल से, उसके हाथ से डायमंड कैसे निकला। कहानी शुरू होती है उस टाइम से जब अहमद शाह अब्दाली के हाथ में ये स्टोन आ गया। तो एक हाथ पे तैमूर रूबी और एक हाथ पे कोहिनूर पहन के वो कांदाहार गया और कांदाहार में जाके उसने जितने भी उसके एलाइज थे उनको इकट्ठा किया और जितने भी उसके खिलाफ रिवोल्ट हो रहा था सबको खत्म करके उसके सारे लोगों ने मिलकर उसको वहां का एम्परर घोषित कर दिया। एम्परर बनाने के साथ उसको नाम दिया गया अहमद शाह दुर्रानी और इसीलिए उसको दुर्रे दुरानी भी कहते हैं। और इस तरह से उसने शुरुआत की दुर्रानी साम्राज्य की। उसने पहले अफगानिस्तान के काबुल और हेरात को कैप्चर किया। उसके बाद उसने भी वही टेक्निक लगाई जो नादिर शाह ने लगाई थी, यानी अगर अपने आप को रिच करना है तो हिंदुस्तान के दिल्ली पे हमला करो और वहां से चीजें लूट के लेके आओ। तो इसलिए उसने भी फिर हिंदुस्तान के पश्चिमी हिस्से पे लाहौर पे हमला किया और उसको लूटा। उसके बाद कुछ समय के बाद वापस वो आया और उसने लाहौर से थोड़ा आगे बढ़ा और उस जगह तक पहुंच के उसने उसको लूटा। उसके बाद वो फिर थोड़ा और आगे आया, फिर उसको लूटा। ऐसे वो बार बार भारत पे हमला करता था और लूट के वापस जाता था। इसी सिलसिले में उसने जो अमृतसर में गोल्डन टेंपल है उसको भी उसने बहुत बार उस पर भी हमला किया, उसको भी डैमेज किया, ताकि जो सिख हैं उन लोग का जो मनोबल है वो कमजोर हो जाए, क्योंकि सिख लोगों के लिए गोल्डन टेंपल हरमंदिर साहब एक बहुत ही पवित्र जगह है। और बार बार गोल्डन टेंपल हरमंदिर साहब पे हमला करके अहमद शाह दुर्रानी सिखों को अपना दुश्मन बना रहा था और यही दुश्मनी बाद में फिर दुरानी को बहुत बहुत महंगी पड़ती। ऐसे एक के बाद एक करके अहमद शाह दुरानी ने भारत पे कुल मिला के 8 रेड्स की। जब वो 9वीं बार भारत में आया तो इस बार उसको रोकने के लिए आए थे मराठास। भारत के दक्षिणी हिस्से पुणे से कुछ मराठा चले थे और वो भारत के उत्तरी हिस्से दिल्ली की तरफ गए और दिल्ली की तरफ जाते जाते उन्होंने अपनी सेनाओं को बढ़ाया और फाइनली उन्होंने दिल्ली के किले पे फिर फतेह हासिल कर ली थी। इसके बाद अहमद शाह दुर्रानी को रोकने के लिए मराठा वहां से आगे बढ़े और पानीपत में फिर फाइनली एक तरफ थे मराठा और एक तरफ था अहमद शाह दुर्रानी का पूरा सेना। यह दिन था 14 जनवरी साल 1761 का। जब पानीपत में आमने सामने दोनों सेना हुई तो ये दिखाई पड़ा कि मराठाओं की सेना एक्चुअली साइज में कम है और दुर्रानी ज्यादा बड़ी सेना लेके आया है। और साथ ही साथ मराठा के कुछ ऐसे भी कुछ लोग थे जो उनके साथ थे पहले, बट बाद में वो दुर्रानी से आके मिल गए थे। उसके साथ मराठाओं ने जो इतना लंबा मार्च किया था और अब वो पानीपत में आ चुके थे, उनके पास सप्लाईज की कमी हो चुकी थी। तो मराठाओं ने एक्चुअली इस दिन तक आते आते ढंग से खाना नहीं खाया था। पूरी जो सेना थी वो भूखी थी और 14 जनवरी को अब इन दोनों सेनाओं में लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई को कहते हैं द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई, और इसमें अहमद शाह दुर्रानी की जीत हुई। इस लड़ाई में मराठाओं ने अपने बहुत बहादुर जनरल सदाशिव राव को गवाया और उनके साथ उन्होंने गवाया इस पूरी सेना के जो मेन लीडर थे, जो पेशवा के बेटे थे विश्वास राव, उनको भी मराठाओं ने गवा दिया। मराठाओं के अगेंस्ट अहमद शाह की जो जीत थी ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसका रीजन ये था कि भारत के उत्तरी हिस्से में जो मुगल अंपायर था वो पूरी तरह अब कमजोर हो चुका था। वो किसी भी हालत में दुर्रानी को रोकने के काबिल ही नहीं थे। जो एकमात्र जो एम्पायर था जो दुर्रानी को रोक सकता था वो था मराठाओं का एम्पायर, और मराठाओं को उसने यहां पे हरा दिया था। तो इसलिए अब भारत के उत्तरी हिस्से में एक पावर वैक्यूम जनरेट हो गया, क्योंकि जब मराठाओं को हराने के बाद दुर्रानी आगे पहुंचा तो उसने वापस उस पूरी जगह को लूट के वो वापस चला गया। उसने खुद भी यहां पे राज नहीं किया और मुगल अंपायर ऑलरेडी वीक हो गया था और अभी अभी मराठा हारे थे। तो भारत के उत्तरी हिस्से में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जहां पे अब कोई भी दूसरी पावर आ सकती थी। और इसीलिए फिर यहां पे कुछ सालों के बाद अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया, क्योंकि कोई बड़ा यहां पे अंपायर ही नहीं था जो भारत के नॉर्दर्न हिस्से को प्रोटेक्ट कर सके। ये जो 9वीं बार अहमद शाह ने यहां पे हमला किया था भारत में आके, इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। उस समय तक ऐसी अफवाह होने लगी थी कि कोहिनूर जिसके हाथ में रहता है वो बहुत ताकतवर शासक तो रहता है, बट वो कभी भी एक सुखद जीवन नहीं बिता सकता। अहमद शाह ने अपनी जिंदगी की सारी जो महत्वपूर्ण लड़ाइयां थी उन सारी लड़ाइयों में अहमद शाह ने जीत तो हासिल की थी, और इसीलिए ऐसा कहते थे कि कोई भी ऐसा उसका कोई दुश्मन नहीं था जो उसको हरा सके लड़ाई में। परंतु अहमद शाह को एक ऐसे दुश्मन ने हराया जिससे आज तक अहमद शाह तो क्या कोई भी इंसान जीत नहीं पाया है।
और वो दुश्मन था एक बीमारी। ऐसा कहते हैं कि अहमद शाह के चेहरे पे एक बहुत भयंकर अल्सर था जो सालों के साथ और खराब होता जा रहा था। यहां तक कि जब वो पानीपत की लड़ाई में भी आया था उस समय भी उसकी जो नाक है वो ऑलमोस्ट सड़ के खत्म हो चुकी थी और वहां पे उसने एक बस डायमंड और हीरे मोती का कुछ तो लगा के रखा था उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बीमारी को ठीक करने के लिए उसने दुनिया भर के जितने भी हकीम थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, सबको इकट्ठा किया, सबको दिखाया, बट किसी के पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं था। जैसे जैसे अहमद शाह का जो अंपायर है वो बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे उसकी जो बीमारी है वो और बद से बदतर होती चली गई और ये हालत हो गई थी कि उसका पूरा जो मुंह है वो सड़ने लग गया था। जैसे जैसे अहमद शाह की तबीयत खराब होती गई वैसे वैसे जो उसका इतना बड़ा एम्पायर था, दुरानी एम्पायर, उसमें फिर कुछ अब कमियां दिखने लगी। अहमद शाह की आर्मी जो थी जब वो 1767 में इस एरिया से जा रही थी तो सिखों ने उनके ऊपर हमला किया और जो लाहौर का सबसे बड़ा उस समय किला था रोहतास का, उसके ऊपर सिखों ने अब कैप्चर कर लिया और उसके बाद सिखों का दबदबा इस रीजन में ऐसा बढ़ता चला गया कि रावलपिंडी के नॉर्दर्न हिस्से तक अब पूरा सिखों का राज था। साल 1772 में अहमद शाह की बीमारी इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको फाइनली अपनी जान गंवानी पड़ी और इस तरह कोहिनूर के खाते में एक और शासक की जान जुड़ गई और इस तरह से कोहिनूर का जो रुतबा था, उसका जो अभिशाप की जो रेपुटेशन थी वो और फैली कि जिसके पास भी ये हीरा रहेगा वो इंसान खुश नहीं रह सकता। अहमद शाह के बाद गद्दी मिली उसके बेटे को जिसका नाम था तैमूर शाह। हालांकि अपने फादर की तरह उतना स्मार्ट नहीं था मिलिट्री के एंगल से, बट फिर भी उसने अपने अंपायर को कंसोलिडेटेड रखा। तैमूर शाह भी कोहिनूर को अपने हाथ में पहनता था, बट एक बार ऐसा हुआ कि वो पेशावर जा रहा था 1793 में और उसको रास्ते में किसी ने मार दिया। अब यहां प्रॉब्लम ये हुई कि तैमूर शाह के कुल मिला के 36 बच्चे थे, 36, उनमें से 24 लड़के थे। तो बहुत साधारण सी बात है क्योंकि तैमूर शाह ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, तो ये जो 24 के 24 लड़के हैं इन सब में आपस में लड़ाई होनी शुरू हो गई और इस सबके जद्दोजहद के बाद फाइनली जिसको गद्दी मिली उसका नाम था शाह जमान, या उसको जमान शाह भी कहते हैं। अब जब ये इंसान गद्दी पे आया तो इसने भी अपनी वही ओल्ड जो स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको अपने खजानों को भरना है, अपने आप को अमीर करना है, अपने अंपायर को बड़ा बनाना है, तो जाके सीधे हिंदुस्तान पे हमला करो। तो साल 1795 में इसने प्लान किया कि अब हिंदुस्तान पे हमला करेगा और यहां से सारा सोने जवाहरात लेके अपने देश में आए। परंतु अब हिंदुस्तान पे हमला करना इतना आसान नहीं था। एक तरफ थे सिख जो उसके रास्ते में थे और दूसरी तरफ से दिल्ली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ने लग गया था। इंडिया में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने शाहजमान के दुश्मन को उकसाया कि तू उसके पीछे की तरफ हमला कर उसकी आर्मी पे। तो जब शाहजमान इन्वेड करने के लिए वहां से निकला तो हेरात पे ये इसके दुश्मन ने हेरात को घेर लिया और फिर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जब शाहजमान को बताया गया कि भाई ये तू हमला करने जा रहा है दिल्ली के ऊपर, तू पीछे देख, तेरी अपनी जगह पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसमें ला रहे छोड़ो छोड़ो, तो उसने वापस रिट्रीट करना शुरू किया कि वापस मैं हेरात की तरफ जाऊंगा। अब जब वो इतने जल्दी जल्दी रिट्रीट कर रहा था तो उसको पता था कि जहां तक वो पहुंच गया है उस रीजन में उसको अपना कोई बंदा चाहिए कि जो उसके सारे रीजन्स की रखवाली करे। तो यहां से निकलते समय उसने लाहौर का गवर्नर पता किसको बनाया? रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह खुद सिखों के लीडर थे और रंजीत सिंह ने खुद इसकी आर्मी को बहुत तंग किया था, बट अब इस बात को रंजीत सिंह समझ रहे थे कि यह बंदा यहां से जा रहा है और लाहौर में अब पूरा एक अपॉर्चुनिटी है इस पावर को सीज करने के लिए। तो रंजीत सिंह ने यह प्लान किया कि अब मुझे लाहौर के हिस्से पे पूरा कब्जा करना है। तो शाहजमान को लगा कि रंजीत सिंह बहुत बहादुर है और इसने कैसे अपनी आर्मी को एक साथ रखा हुआ है, तो ये मेरे लिए भी लाहौर के ऊपर अपना कब्जा बना के रखेगा और मेरे को रिपोर्ट करेगा। तो शाहजमान ने खुद रंजीत सिंह को कहा कि अब तुम इस एरिया को रखवाली करो। और जैसे ही रंजीत सिंह को इस जगह की पावर मिली, ऑब्वियसली रंजीत सिंह का ये चाहते थे कि इस रीजन में सिखों का दबदबा हो और एग्जैक्टली वही उन्होंने किया। अपने एरिया में वापस पहुंचने के बाद शाहजमान ने देखा कि इसका अंपायर धीरे 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 उसकी वैल्यू गिरते जा रही है और जैसे जैसे उनके अंपायर की, दुरानी अंपायर की वैल्यू कम हो रही थी, वैसे वैसे यहां दूसरी तरफ सिखों का रुतबा बढ़ रहा था, उनका अंपायर बढ़ रहा था। साल 1799 के बाद कोई भी अफगान नहीं था जो हिंदुस्तान को अटैक करने में सक्सेसफुल हुआ। अगर शाहजमान की बात करें तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि पहले उसके दरबारी, उसके बाद उसके सेनापति, उसके मंत्री और फाइनली उसके अपने रिलेटिव्स उसके खिलाफ बगावत करने लगे थे। साल 1800 में एक बार बहुत ठंडी पड़ रही थी और शाहजमान कहीं से लौट रहा था और उसको ठंडी में शरण चाहिए थी कहीं पे। तो जलालाबाद और खैबर के बीच में एक किला है जिसका जो कमांडर था वो था आशिक। तो उसने उसको बोला कि भाई मुझे यहाँ पे शरण दे क्योंकि बहुत ठंडी है और मैं अपनी सिटी में पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो
उसने उसको शरण दिया। तो पहले तो आशिक ने इसकी बहुत खातिरदारी की, इसको अच्छे से रखा, बट तुरंत उसने अपने बेटे को बोला कि तू तुरंत जा और शाहजहां का जो कॉम्पिटिटर है, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है प्रिंस महमूद, उसको बोल, उसने काबुल ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, तो उसको बोल कि मैंने यहां शाहजहां को पकड़ लिया है, तो फटाफट आके इसको देख के क्या करना है। यहां शाहजहां को पता चल गया था कि उसका जो होस्ट है आशिक, उसने उसको धोखा दिया है। तो तुरंत उसके कुछ समय के बाद कुछ जेलर लोग आए और उसने शाहजहां को पकड़ के एक काल कोठरी में डाल दिया, उसको प्रॉपर्ली ऑफिशियली कैद कर लिया। उसके बाद आशिक ने शाहजहां को अंधा करने का ऑर्डर दिया और गरम सुई से शाहजहां की दोनों आंखें फोड़ दी गई। अभी भी कोहिनूर शाहजहां के पास ही था, परंतु इस बात को कोई जानता नहीं था। तो उसको अंधा करने से पहले शाहजहां समझ चुका था कि उसको कैद कर लिया गया। तो जब उसको काल कोठरी में डाला था, तो शाहजहां ने ये कोहिनूर काल कोठरी के एक कोने में, एक क्रैक में छुपा दिया। और जब उसको पकड़ने के लिए, उसको अंधा करने के लिए ये लोग जब आए, तो शाहजहां के पास कोहिनूर और जो दूसरा जो पत्थर था, ये दोनों पत्थर अब उसके पास नहीं थे। जब ये सब कुछ यहां पे चल रहा था, तो जो शाहजहां का छोटा भाई था शाह शुजा, वो अभी भी अपनी जगह पे था। तो जब उसको पता चला कि उसके भाई को कैप्चर कर लिया गया, तो वो वहां से तुरंत भाग गया। इसके 3 साल बाद, यानी साल 1803 में शाह शुजा को वापस एक मौका मिला। काबुल में अंदर से राइट्स हो रहे थे, तो उसने वहां पे हमला किया और काबुल को उसने हथिया लिया। अब जब उसके पास पावर आ गई, तो सबको लगा अब तो ये भाई बदला लेगा। बट शाह शुजा ने एक्चुअली जितने लोगों ने उसको धोखा दिया था उसके भाई को, उन सब लोगों को पनिश नहीं किया, मैक्सिमम लोगों को उसने माफ कर दिया। परंतु जो आशिक था, जो जिसने उसको कैप्चर किया था उसके भाई को और उसे अंधा किया था, उसने उसको पकड़ा, उसको बहुत टॉर्चर किया और फाइनली उसके मुंह में बारूद भर के उसने उसको मार दिया। उसके बाद उसकी फैमिली को ऐसा कहते हैं कि सबको उसने तोपों के मुंह पे बांध के उनको तोप से उड़ा दिया। ये सब करने के बाद शाह शुजा का ध्यान सबसे पहले कहां गया? कोहिनूर की तरफ। उसको पता था कि उसका बड़ा भाई एक कोहिनूर पहनता था, तो उसने कहा कि कैसे भी करके इस पत्थर को ढूंढ के लाओ। और ये पत्थर उनको वापस मिला, और पता है कहां मिला था? शाहजहां ने जो ये अपने दीवार में जो उसने लगा दिया था पत्थर को, उस पत्थर को एक्चुअली वहां से निकाल लिया गया। बट हुआ क्या, उस पत्थर को जब निकाला गया तो लगा कि ये दीवार में कहीं पत्थर सा कोई लगा हुआ है कांच का, तो ये क्या ही होगा। और वो समझे नहीं कि ये जो पत्थर है ये इतना बड़ा डायमंड है और इसके पीछे कितनी मारकाट हुई है। तो वो पत्थर पता है कहां पे था? वो पत्थर फाइनली मिला एक नॉर्मल से क्लर्क के ऑफिस में। वो कोहिनूर को इस्तेमाल कर रहा था पेपर वेट की तरह। पेपर्स को दबाने के लिए आप पेपर वेट यूज नहीं करते हो, वो उस तरह से कोहिनूर को इस्तेमाल कर रहा था। तो वहां से कोहिनूर मिला फिर, और वापस एक बार शाह शुजा के हाथ में ये पत्थर आ गया और उसने वापस इसको अपने हाथ पे पहनना शुरू कर दिया। पर जैसे गद्दियों का खेल होता ही है, सबका टाइम आता है, टाइम जाता है। शाह शुजा का भी टाइम आया, बहुत कुछ ही सालों में उसको भी अपनी गद्दी गंवानी पड़ी और फिर उसको एग्जाइल भी हो गया, मतलब वो भाग रहा था। तो भागते भागते जब वो बहुत बुरी हालत में अपनी वाइफ के साथ और कुछ लोग भी उसके साथ थे, वो आगे जब पहुंचा तो रंजीत सिंह ने उसको ऑफर किया कि आप आइए, मैं आपको शरण दूंगा। तो साल 1810 में शाह शुजा की मुलाकात हुई रंजीत सिंह से, और रंजीत सिंह ने उसको ऑफर किया कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, तुम मेरे यहां शरण ले सकते हो। बट शाह शुजा को लगा कि मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, इसको शायद कोहिनूर चाहिए होगा, और उसने बोला कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। परंतु अपनी वाइफ को वो यहां छोड़ के खुद आगे चला गया। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे जाने से पहले शाह शुजा को आगे जाना था, क्योंकि उसको एक आर्मी खड़ी करनी थी वापस अपने गद्दी को वापस हासिल करने के लिए। बट आगे जाने से पहले उसने अपनी वाइफ को कोहिनूर दे दिया था। शाह शुजा जब मदद की तलाश में आगे पहुंचा, तो कश्मीर के किले में उसको आता मोहम्मद खान ने कैद कर लिया। और फिर मोहम्मद खान भी उससे बोल रहा था कि भाई तेरे पास कोहिनूर है, मुझे कोहिनूर चाहिए। सब लोगों को कोहिनूर चाहिए था, बट कोहिनूर था अब शाह शुजा की वाइफ वफा बेगम के पास। और यह बात रंजीत सिंह को पता थी। तो रंजीत सिंह ने वफा बेगम के पास जाना शुरू किया और उसको बोला कि ये डायमंड आप मुझे दो, मैं आपको शरण दे रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे ये पत्थर चाहिए। वफा बेगम भी भाई अड़ी हुई थी कि मैं ये पत्थर आपको नहीं दूंगी, पर जब उसने देखा कि इस पत्थर को यूज करके वो एक डील कर सकती है, तो उसने वही किया। वफा बेगम ने यह कहा रंजीत सिंह को कि वो उसको पत्थर देगी तो, बट उसके पहले रंजीत सिंह को शाह शुजा को कश्मीर के फोर्ट से बचा के लेके आना। रंजीत सिंह को ये डायमंड चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो साल 1813 में रंजीत सिंह ने अपना एक मिलिट्री एक फोर्स भेजी इस किले को कैप्चर करने के लिए, और इस किले को उन्होंने कैप्चर किया
अता मोहम्मद खान को हराया और शाह शुजा को वो लोग आजाद करके यहां पर लेकर आए। अब जब लाहौर में लेके आ गए शाह शुजा को, तो रणजीत सिंह ने वापस अपनी डिमांड की कि जो हमारे बीच में डील हुई थी कि मैं आपके पति को छुड़वाऊंगा तो आप मुझे कोहिनूर दोगे, तो वापस फिर शाह शुजा ने कहा कि जब तक हो सकता है मैं ये पत्थर अपने पास रखूंगा। तो वो पत्थर ही दे नहीं रहा था। रणजीत सिंह इस बात से नाराज हो रहे थे। तो बहुत समय तक इनके बीच में आगे पीछे हो रहा था, नेगोशिएशंस हो रहे थे। बट फाइनली फिर शाह शुजा समझ गया कि रणजीत सिंह बहुत ताकतवर है, वो उसी की शरण में है, तो ये कभी भी मेरे को मार के मेरे से छीन लेगा। तो फिर शाह शुजा ने कहा कि चलो ठीक है, भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ तो मिल रहा है। तो उसने फिर रणजीत सिंह से कहा कि मैं तभी आपको ये हीरा दूंगा जब आप मेरे से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे साइन करके एक फॉर्मल फ्रेंडशिप की ऐलान करोगे कि हम लोग में दोस्ती है, और उसके साथ आप मुझे कुछ एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी भी मुझे आप दोगे, पैसा भी मुझे आप दोगे। तो रणजीत सिंह ने कहा कि ठीक है। रणजीत सिंह को यह हीरा चाहिए था। उन्होंने फिर ऑफिशियली शाह शुजा के साथ हाथ मिलाया और अपनी दोस्ती का ऐलान किया। और इसके बाद शाह शुजा एक तरफ और रणजीत सिंह एक तरफ, बीच में उनके लाके कोहिनूर को रखा गया। कोहिनूर को अपने हाथ में रणजीत सिंह ने उठाया, उसको कुछ देर तक निहारा और वहां से फिर वो चले गए। और इस प्रकार कोहिनूर आ गया अब सिखों के हाथ में। अब सिखों के हाथ में, रणजीत सिंह के हाथ में कोहिनूर ने आके क्या किया, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको कोहिनूर के बारे में और डिटेल में जानना है तो एक बहुत अच्छी बुक है, उस बुक को आप पढ़िए। उस बुक का नाम है कोहिनूर। उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।